Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, I am Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया, थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Manoj. Yes, the headlines. Key domestic share indices hit all-time highs. Nifty ends at record close for the sixth straight session. Finance Ministry says strong final quarter performance pushed India's GDP growth for financial year 23 to 7.2%, higher than estimated, and Brent crude prices edge up amidst tighter supply. घरेलू शेयर बाजार में लिवाली से प्रमुख सूचकांक एक और नई ऊंचाई पर पहुंचे। निफ्टी लगातार छठे सत्र में रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। वित्त मंत्रालय ने कहा, अंतिम तिमाही में मजबूत प्रदर्शन ने वित्त वर्ष 2023 में देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को पहले के अनुमान से अधिक बढ़ाकर 7.2% पर पहुंचाया और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत आपूर्ति बाधाओं से ऊपर आई। घरेलू शेयर बाजार में आज फिर लिवाली की गई और दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स तथा निफ्टी आधी फीसदी से अधिक बढ़त के साथ नई सार्वकालिक ऊंचाई पर पहुंचकर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 340 अंक यानी 0.52% बढ़कर 65,786 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 99 अंक यानी 0.51% बढ़कर 19,497 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझौली कंपनियों के शेयरों की भी अच्छी खासी लिवाली की गई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.79% लाभ में रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.67% की वृद्धि हुई। Key domestic share indices today hit all-time highs, with both the BSE and the Sensex, both BSE Sensex and Nifty rising 0.5% each. The Sensex gained 340 points or 0.52% to end at 65,786, while Nifty climbed 99 points or 0.51% to finish at 19,497. This is for the sixth time in a row that Nifty ended at a record high. In the broader market at the BSE, the mid-cap index climbed 0.79%, while the small-cap index surged 0.67%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 21 firms appreciated, while those of 9 depreciated. Among the gainers, Mahindra & Mahindra surged 5%, while Power Grid rose 3.8% and Tata Motors added 2.1%. On the other hand, Maruti declined 1.4%, HCL Tech fell 1.2%, and Bajaj Finance slipped 0.9%. In sectoral indices at the BSE, all sectors logged gain except IT, which lost 0.1%. The utilities index surged 2.4%, followed by realty jumping 2.2% and oil and gas rising 2%. The overall market breadth was positive as shares of 2,049 companies advanced, while 1,401 companies declined. A total of 146 shares remained unchanged. आइए नजर डालें रुपए की स्थिति पर। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 82 रुपए 51 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में
103.23 पर कारोबार कर रहा था। डॉक्टर साहब, हम समझना चाहेंगे बाजार में आज की गतिविधि पर। आज फिर एक बार नई ऊंचाई पर पहुंचकर बंद हुए हैं प्रमुख सूचकांक। निफ्टी लगातार 6 सत्रों से अपनी हर जो बंदी करता है वह एक नई ऊंचाई पर। किन अर्थों में ले रहे आज के कारोबार को? जी मनोज जी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि मार्केट्स के अंदर बहुत पोटेंशियल है और मार्केट्स में न्यू हाईज बनाने का पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि एक तो जो हमारी रिफॉर्म्स हुई हैं उनके अभी विजिबल रिजल्ट सामने आने शुरू हो गए हैं, और दूसरा जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, जैसे आपने मेंशन किया अपने शुरुआती रुझान में कि 7.2% का जो है ग्रोथ हमने हासिल किया है 2022-23 में, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है। और उसके साथ जो इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी है वो भी अभी कंट्रोल में है। मायने इन्फ्लेशन जो है वो आरबीआई का जो लोअर बैंड है उसके आसपास आ गया है। तो कुल मिला के जो मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर है इकोनॉमी की वो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और ग्रोथ हम उम्मीद से ज्यादा हम ग्रोथ हासिल कर चुके हैं पिछले वित्त वर्ष में। और जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, भले ही अभी कुछ हेडविंड्स हैं जो कि अनसर्टेनिटी, जो रशिया यूक्रेन युद्ध के में विराम नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से जो कुछ अनसर्टेनिटीज बार बार आती हैं, तो ऐसा तो रहेगा और कंटिन्यू रहेगा। लेकिन हमारी इकोनॉमी की जो रेजिलियंस कि डिस्पाइट बहुत सारी जो हेडविंड्स थी, जो ग्लोबल लेवल पे सब कुछ उथल पुथल हुआ, उसके बावजूद भी हम इतना ग्रोथ हासिल कर पाए जो उम्मीद से ज्यादा थी। तो मार्केट्स में एक अच्छा मोमेंटम बना है, जो न्यू हाइज बना रहे हैं। और आने वाले टाइम में मैं समझता हूं कि मार्केट के अंदर अभी भी और पोटेंशियल है। भले ही कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेक्शंस बीच में हो सकते हैं, लेकिन मार्केट की जो गति है वो विराजमान रहेगी। Right. Dr. Sharma, when we look at the minute details, we know that the auto sector is doing pretty well. And today we see Mahindra & Mahindra surging 5% and Power Grid, that's the power sector, 3.8%. Tata Motors doing very well. Maruti declined 1.4%. What are the factors you could attribute to the rise in the auto sector? That is the demand trajectory. Actually, demand is happening significantly in the auto sector, and auto sector, particularly the passenger vehicle growth, is a major indicator of demand, because when the people buy the passenger vehicles means demand is happening at the ground level. So this is a great indication that the economy is moving ahead with the support of the demand. And from the supply side, I would like to mention that GST collections, 1,61,000 crore. Yes. In a new high, indicate that supply side remains also intact, because the GST is a major indicator of the supply side economics, because the producers produce the goods and services, and GST is also collected. So that figure reflects that production level and services level is going in higher and higher trajectory. So demand side and supply side, both things are in the benign mode and moving ahead with a great zeal. So that is indicating markets to move forward with a strong breadth of highs and new highs. So overall picture, as I mentioned, macroeconomic picture from the demand side, from the supply side, from the inflation side, and from the overall growth side is very, very positive and promising going forward. Right. Dr. Sharma, we've seen, if you look back at the trajectory of the IT industry, it has had its own highs and lows. It hasn't remained stable. Today we see that it's lost. IT lost 0.1%. Some days ago it was doing very well. Of course, we have this Ukraine-Russia war, which probably may not contribute much to it. But we have the UK and the US economic scenario. US struggling with its own problems. UK having a recession and high inflation rate. What else do you attribute this volatility in the IT sector in the last few months? Yes, IT sector is vulnerable to the global developments because our dependency on the exports, IT exports, is very much clear, and we are very positive and always in the surplus in our services exports.
But the global headwinds always impact the IT sector, and the vulnerability remains sometimes the high volatility because of the sometimes the favorable and unfavorable exchange rates, and sometimes the some macroeconomic fundamentals decelerating or rising in the destination countries. So that's why this sector is full of ups and downs. But overall, this is our very promising sector. Overall, if we see in the mid to long term scenario, the growth of the sector remains intact. There is no worry about the long-term growth trajectory of the IT sector, but the fluctuations in the shorter period come because of the global headwinds and the global uncertainties and global highs and lows of the macroeconomic fundamentals. डॉक्टर शर्मा, कुल मिलाकर स्थिति देखें तो भारत के लिए अनुकूल ही अनुकूल हर मोर्चे पर दिख रहा है। जो आपने बृहत जो हमारे पैमाने हैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर के, वो सारे फिलहाल अनुकूल चल रहे हैं। ऐसे में अहम सवाल ये उठता है कि किस किस क्षेत्र को अपेक्षाकृत अन्य क्षेत्रों की तुलना में छोटे निवेशकों की दृष्टि से आप अधिक आगे जाता हुआ देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि वहां निवेश करना अधिक लाभप्रद साबित होगा आने वाले 6 महीने से लेकर 1 साल की अवधि में? जी बिल्कुल मनोज जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल भी है कि हमारे जो निवेशक हैं उनको उनके पास भी कुछ इन्फॉर्म्ड डिसीजंस होने चाहिए, सो दैट के दे आर आल्सो एबल टू गेन फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। मैं बताना चाहूंगा कि वैसे तो हमारा भारत ही प्रॉमिसिंग है। इंडिया इज अ प्रॉमिसिंग कंट्री जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। इंडिया इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्लोबल इन्वेस्टर्स। लेकिन उसमें भी अगर हम देखें कि कुछ सिलेक्ट चुनिंदा जो हम सेक्टर्स हैं, देखो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो संबंध है वो बैंकिंग से होता है। तो बैंकिंग सेक्टर को मैं बहुत ही आगे लुक्रेटिव मानता हूं कि बैंकिंग में बहुत अच्छी ग्रोथ आगे हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारा जो रेजिलियंस है बैंकिंग सेक्टर का वो बहुत स्ट्रांग है। और दूसरा जो रिफॉर्म्स हैं बैंकिंग सेक्टर में, और जो मैं कहना चाहूंगा कि अभी उस तरीके से जो उसका पोटेंशियल है अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है, उसमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और दूसरा सेक्टर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि सरकार की जो रिफॉर्म्स हैं, अगर आपने हम पीछे के 5-6 साल में ही देखें तो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बहुत कुछ किया है। जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, फिर गति शक्ति जो रिफॉर्म्स के लिए जो मिनिस्ट्रीज को आपस में कनेक्ट करती है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है वो आने वाले टाइम में वो 1-2 साल की स्टोरी नहीं है, वो काफी डेकेड्स की स्टोरी है। जैसे कि हम 2047 तक एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनना चाहते हैं, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनेंगे 2047 तक, और उसके लिए प्रयास चालू है और उसके लिए रिफॉर्म्स हो रही हैं, उसके लिए हर रोज रिफॉर्म्स हो रही हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी जो है वो अभी इंडिया की पहले तो एक शुरुआती थी, प्राइमरी लेवल पे थी। अभी जिस तरीके से जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जैसे सरकार ने अभी 10 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स अनाउंस किया बजट में, जो हमारा वित्त वर्ष का जो 2023-24 का बजट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही प्रॉमिसिंग ग्रोथ रहेगी और वो इंटैक्ट रहेगी। वो उसमें कोई दिनों की या महीनों की या सालों की बात नहीं है, वो लगातार डेकेड्स के लिए चलेगी। और तीसरा, जैसे आईटी सेक्टर चाहे वो वनरेबल है थोड़ा ग्लोबल डेवलपमेंट्स के लिए, लेकिन उसका मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ बहुत ही इंटैक्ट रहता है। आप कोई भी अच्छे शेयर्स में देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में दिखाई देगी। तो और उसमें बहुत ही जो प्रॉमिसिंग स्टोरी है जो हमारे डेस्टिनेशन कंट्रीज हैं, तो उसमें एक अच्छी मतलब ग्रोथ जारी रहेगी। और चौथा, जैसे फार्मास्यूटिकल्स में हमने बहुत अच्छी माहिरियत की है और हमारे एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज हुए हैं। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक जो इनोवेटिव डेवलपमेंट्स की वजह से जो बहुत ही इंटैक्ट है और उसमें काफी अच्छा आगे रुझान रहेगा। बाकी एनर्जी से रिलेटेड जो हमारे शेयर्स हैं, जो एनर्जी से रिलेटेड हमारी कंपनीज हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। उनकी परफॉर्मेंस जो है वो आगे और भी बेहतर होगी आने वाले टाइम में। तो कुल मिला के जो सेक्टर्स हैं वो काफी प्रॉमिसिंग है। वैसे तो हर एक सेक्टर ही प्रॉमिसिंग है, लेकिन उनमें से ये जो
6-7 सेक्टर्स हैं, ये काफी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़े हुए हैं, जो हमारी इकोनॉमी के बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, और जो हमारे जो हेल्थ सिस्टम से जुड़े हैं, और जो हमारे आईटी सर्विसेज से जुड़े हैं, ये काफी आने वाले टाइम में बेटर मतलब दूसरों से बेहतर आगे प्रदर्शन कर पाएंगे। डॉक्टर शर्मा, यहाँ पर एक और सवाल जो हमारे मन में उभर रहा है वो ये कि ये तो हुआ इक्विटी सेगमेंट में, यानी शेयर बाजार में कहाँ निवेश करें, लेकिन शेयर बाजार से इतर यदि निवेश करना हो तो कहाँ कहाँ अवसर बन सकता है, क्योंकि बाजार ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं और यहाँ से यदि किसी कारण से फिसलन हुआ तो नुकसान का अंदेशा भी हो सकता है। ऐसे में खुदरा निवेशकों के लिए, यानी छोटे निवेशकों के लिए कौन कौन से और अवसर हो सकते जहां उन्हें अपने निवेश पर सुरक्षित धन की वापसी हो या एक निश्चित अनुपात में लाभ हो सके? कौन कौन से ऐसे कह लें आयाम आपको दिख रहे हैं? देखिए, जो जब मार्केट्स में काफी अच्छा उछाल होता है, एक बूम सिचुएशन होती है, तो उसमें जो रिस्क फैक्टर है उसको कवर करने के लिए साथ में हमें डेट मार्केट में और जो गोल्ड है, कमोडिटीज में, खास करके गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटी आती है, अगर कुछ ऐसा अनसर्टेनिटी आती है, तो गोल्ड के प्राइसेस में तेज गति आती है, तो उससे जो लॉस होने के चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, इनको हम मिटिगेट कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि एक ही बार में जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की रहेगा, वो भी हाई लेवल पे, तो साथ में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसमें दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी हों। और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए हमें 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टर को चाहिए को एक ही बार में पूरा पैसा मार्केट में मत डालें, उसको थोड़ा स्टेप्स में लें। जैसे अभी मार्केट्स बहुत उच्च स्तर पर हैं, तो लगभग कोई कायदे से 30-40% का इन्वेस्टमेंट अभी बनता है, अगर वो जितना भी सोचना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा करेक्शन आने से, प्रॉफिट बुकिंग आने से फिर और करें। अगर एक ही बार में कर देंगे, थोड़ा करेक्शन आ जाता है, प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है, तो उनको एवरेज करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो ऐसे मामले में जो है थोड़ा उस तरीके से चलना चाहिए कि मार्केट में दोनों तरफ एडवांटेज मिले। अगर आपने 30-40% अभी इन्वेस्ट किया है, अगर मार्केट और ऊपर जाती है तो आपको उसमें लाभ हो गया। वो मार्केट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में आती है, करेक्शन आती है, तो आपने अपना और 30-40% इन्वेस्ट किया, तो आपका एवरेज हो गया, आपको उसमें भी आपने बचा लिया, जो आपको लॉस होने वाला था उसको आपने मिनिमाइज कर दिया। तो इस तरीके से एक स्ट्रेटेजिक जो है व्यू होना चाहिए, जो खासकर रिटेलर्स के लिए, कि उनकी जो मेहनत की कमाई है उसके ऊपर एकदम से कोई ऐसा प्रभाव ना आए कि मार्केट में करेक्शन आई है और वो इस हाई स्तर पे मार्केट होते हुए भी लॉस में चले गए। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज बिकवाल हावी रहे, मुनाफा वसूली की गई। निवेशकों की बिकवाली से हांगकांग का हेंग सेंग सूचकांक 3.1% लुढ़क गया। जापान के निक्केई 225 में 1.7% की गिरावट हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.9% घाटे में रहा। सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स 1.1% नुकसान के साथ बंद हुआ। इस बीच चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.5% की कमी आई। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक नरमी ही दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 1.3% नीचे चल रहा था। जर्मनी के डेक्स में 1.2% की गिरावट थी, जबकि फ्रांस का कैक 40 1.7% घाटे के साथ कारोबार कर रहा था। And now look at the U.S. markets. Well, the U.S. stocks ended lower yesterday with the S&P 500 snapping a 3-day winning streak. The index fell 0.2%. Nasdaq Composite also slipped 0.2%, while Dow Jones Industrial Average declined 0.4%. यहाँ पर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आपकी टिप्पणी हम समझना चाहेंगे, खासतौर से अमेरिका, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जाता है। वहाँ कुल मिलाकर किस तरह के आसार दिख रहे? मंदी की जो आहट सुनने को मिल रही थी, मुद्रास्फीति जो लगातार अपनी चरम दिशा की ओर जा रही थी, वहाँ स्थितियां किस रूप में अनुकूल हो रही हैं या प्रतिकूल जा रही हैं अब? देखिए, जो अमेरिका में अभी स्थिति ये है कि वो न्यू नॉर्मल सभी अमेरिका के लिए
बनते जा रहे हैं। जैसे इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी है वो काफी देर कोशिश करने के बावजूद भी इन्फ्लेशन जो है उनके टारगेट लेवल से अभी काफी परे है, जो कि हम समझ सकते हैं कि एक अमेरिका के लिए न्यू नॉर्मल बनने जा रहा है, क्योंकि जो पीछे कोरोना वायरस के टाइम पे जो मनी सप्लाई में बढ़ोतरी हुई जिसकी वजह से आगे जो प्राइसेस में एस्केलेशन हुई वो इंटरनेशनली बहुत सभी इकोनॉमीज ने फेस किया, लेकिन अभी भी जो एडवांस इकोनॉमीज हैं उनका इन्फ्लेशन जो है काफी उनके टारगेट लेवल से ऊपर है। तो ये मानना चलेगा कि पड़ेगा कि अभी यूएस में जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो खासकर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, वो उसके लिए और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। वो खाली फेड रेट इंक्रीज करने से उसका सुधार नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ और प्रयास जो है सप्लाई साइड से उनको और करने होंगे। भले ही थोड़ा सा साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट किया है, इन्फ्लेशन जो पीक से नीचे आया है, लेकिन अभी भी इन्फ्लेशन जो है काफी चिंताजनक है। और दूसरा जो डेट सीलिंग के ऊपर ऑलरेडी उनका एक मत बना हुआ है, तो वो एक वनरेबल सिचुएशन क्रिएट हुई थी। आने वाले टाइम में मैं समझता हूं कि वहां का जो बैंकिंग सेक्टर है उसके लिए थोड़ा और मजबूत प्रयास करने होंगे, सो दैट के वो आने वाले टाइम में कुछ ऐसी वनरेबिलिटी ना हो, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका यूएस जो है वो एक लीडिंग इकोनॉमी है, उसका जो प्रभाव है पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर बढ़ता है, और वो उसका जो शेयर है ग्लोबल इकोनॉमी में वो बहुत ही स्ट्रांग है। लगभग कोई 25% के आसपास जो है वो कंट्रीब्यूट करता है पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था में। तो जो सुधार है, जो आर्थिक सुधार है, भले ही वहां पे काफी सरकार जो है वो कॉशियस रहती है उनको देख के, और एकदम से प्रयास करते हैं इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, लेकिन जो स्वाभाविक फैक्टर हैं, जो कि पीछे के जो 2-3-4 साल की वजह से जो उथल पुथल हुआ कोरोना वायरस की वजह से, तो उसकी वजह से जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो अभी चिंताजनक है। Right. The Ministry of Finance has released a monthly economic review for May this year. Some of the main highlights are that a strong final quarter performance pushed India's GDP growth for financial year 23 to 7.2%, higher than the 7% estimated in February. Post-pandemic quarterly trajectories of consumption and investment have already crossed their pre-pandemic paths. Unemployment rate declined to a 5-year low in financial year 22, accompanied by increase in worker population ratio. The review shows that there has been a steady decline in urban unemployment rate in each quarter of financial year 23, reflecting a strong growth in employment levels in the country. India has registered lower average inflation in financial year 23 due to proactive interventions by the government and RBI. Surge in services exports coupled with a decline in the cost of imports and an increase in remittances helped in narrowing the current account deficit towards the end of financial year 23. Dr. Sharma, now this calls for maybe a celebration, if I may say so. At 7.2%, we are going robust. Can we say that it's been a collective effort at every level of the government? Record GST collections, reduced NPAs, foreign reserves are at a good quantity, and of course now we are moving ahead with internationalization of the rupee. What are the factors you think which has led to such a lovely India's GDP growth of 7.2%? Yes, majorly the government capex supported the economy during the difficult times, and one strong thing is happening that our agriculture sector growing very robust and consistently more than 3% during the last 3-4 years. That is a great thing which has happened during the difficult time, and that has supported the economy to move forward with a strong growth. And also the export trajectory, particularly in the agriculture sector, we posted more than $50 billion exports in the agri and food products. That is also a great thing which has happened in the last 2-3 years, that agriculture exports are increasing year after year. So these are the driving factors of the demand trajectory, because if the
agriculture sector grows robust, that creates demand in the economy because as we see that 50% population is still dependent on the agriculture sector. So when the agriculture sector grows, the population is also supported by the increased income levels, and they demand more goods and services, and demand remains intact. So these are the driving factors along with the government capex, which again government has announced a great chunk of 10 lakh crore for the current financial year. So growth will remain intact in the coming times also, and as the drivers of growth are very strong. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रिजर्व बैंक के एक अंतर विभागीय समूह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूंजीगत खाते में रुपए में लेन देन करने से विश्व बाजार में इसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। ये समूह रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की समीक्षा करने और इसके लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए गठित किया गया था। समूह की रिपोर्ट और सिफारिशें कल रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर डाल दी गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मुद्रा का विश्व में प्रचलन होना देश की आर्थिक स्थिति, विशेष रूप से वैश्विक बाजार में इसकी स्वीकार्यता के साथ भी जुड़ा हुआ है। समूह ने सिफारिश की है कि इससे एशियन क्लियरिंग यूनियन जैसी बहुपक्षीय व्यवस्था में रुपया अतिरिक्त निपटान मुद्रा के रूप में स्थापित हो पाएगा। इससे अप्रवासी भारतीयों को देश विदेश में खाता खोलने और अन्य देशों के साथ सीमा पार लेन देन में भारतीय भुगतान व्यवस्था को एकीकृत करने में बढ़ावा मिलेगा। रिजर्व बैंक ने प्रेस विज्ञप्ति में ये स्पष्ट किया है कि इस रिपोर्ट में अंतर विभागीय समूह के विचारों को बताया गया है और ये रिजर्व बैंक की आधिकारिक स्थिति नहीं है। रिजर्व बैंक अंतर विभागीय समूह की रिपोर्ट की जांच करेगा और बाद में उसकी सिफारिशें लागू करने के बारे में फैसला करेगा। यहाँ पर हम आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि ये एक समूह है रिजर्व बैंक का, यानी इंटर डिपार्टमेंटल यानी समूह है जिसकी ओर से ये सुझाव दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय विश्व ये जो व्यवस्था है उसमें रुपए के लिए कैसा भविष्य आपको दिख रहा है, इसे ध्यान में रखते हुए? देखिए मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारी इकोनॉमी की गति है, जो इस तरीके से हमने पिछले काफी वर्षों से हम देख रहे हैं कि हम एक फास्ट ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में है, और हमारी जो इंटरनेशनल इंटीग्रेटेडनेस है, जो हमारा आदान प्रदान है दूसरे देशों के साथ, जो इंटरनेशनल अगर हम करंट रसीट्स, करंट पेमेंट्स, कैपिटल रसीट्स, कैपिटल पेमेंट्स देखें तो वो हमारे जीडीपी से भी ज्यादा है, मोर देन 100% ऑफ आवर जीडीपी। तो इस संदर्भ में हमें डिमांड फॉर डॉलर बहुत ज्यादा रहती है, जिससे कि कई बार फ्लक्चुएशन आती है, रूपी के ऊपर प्रेशर आता है, और रूपी कई बार बहुत ही अनसर्टेनिटी में या उसमें रहता है, वॉलेटिलिटी में रहता है। तो इन सब चीजों को एड्रेस करने के लिए जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी है, जो रूपी ट्रांजैक्शंस को आरबीआई ने, सरकार ने लॉ किया है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और उसका प्रचलन जो है आने वाले टाइम में और होना चाहिए विद मोर एंड मोर रिफॉर्म्स, कि उनकी ट्रांजैक्शंस के लिए हम और रिफॉर्म्स करें कि कैसे अकाउंट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करके हम ट्रांजैक्शंस से लाभ ले सकते हैं। तो एक बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि भारत एक दुनिया में बहुत तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो इस में हमारे जो करेंसी सिनेरियो है वो बहुत ही इंटैक्ट होना चाहिए, और हमें उसका जो दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। जी। And look at the oil prices now. Brent crude prices edged up today amidst tighter crude supply alongside fears of global economic slowdown. In intraday trade, Brent crude was trading at $76.71 a barrel. West Texas Intermediate crude price was at $71.91 per barrel when reports last came in. आइए चलें सराफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाले सोने का मूल्य अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार की जाने तक 150 रुपए बढ़कर 58,620 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी 55 रुपए उछलकर 71,410 रुपए प्रति किलो के स्तर पर थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी थोड़ी मजबूती दिख रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, थैंक यू। And friends, before we close, here's a reminder of the headlines.
Key domestic share indices hit all-time highs. Nifty ends at record close for sixth straight session. Finance Ministry says strong final quarter performance pushed India's GDP growth for financial year 23 to 7.2%, higher than estimated, and Brent crude prices edge up amidst tighter supply. Well, that's all we have for you, friends, in this edition of Market Mantra. This is Lalima Aneja Dang and my co-anchor Manoj Pathak signing off. Namaskar. Market Mantra.